चलिए क्लास में आ जाइए। ठीक है, लिंक सबके पास चले गया है, फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। स्वागत है आप सबका। आज जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं ना, पहले से ही बहुत टाइम हो चुका है, आज लेट हो गया है। फटाफट जुड़ते जाओ। गुड इवनिंग सबको। तो देखो, कल हमने राजनीतिक स्थिति सामाजिक स्थिति देख लिया था। ठीक है, सामाजिक स्थिति देख लिया था हमने। 4 वर्ण थे, चारों वर्णों के बारे में देख लिया था। ठीक है, उसके पश्चात क्या देखा था हमने? जो स्त्रियों की दशा है, ठीक है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं स्त्रियों को लेके, जो अंधविश्वास है, गांव में क्या माहौल था। इससे पहले हमने प्रशासनिक कुछ और चीज़ें देखी थी। सैन्य प्रशासन देखा था, न्याय पुलिस प्रशासन देखा था, पंचकुल देखा था। पंचकुल क्या था? एक स्थानीय प्रशासन था, जो एक गांव, जो एक स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो कार्य करने का एक संस्था था, एक समिति थी। ठीक है, वो क्या था? एक प्रशासन था जिसको कहते थे पंचकुल। ठीक है, अभी आप लोग सब हेडिंग डालोगे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन वो कैसा था? ठीक है, फटाफट कमेंट करते जाना भैया ना, अगर आवाज़ नहीं आया तो, नहीं तो क्लास आगे हो जाएगी, वापस उसको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन देखते हैं। अब ये क्या था? कितने धर्म देखे हमने? जो कलचुरी शासन व्यवस्था हमने देखी है उसमें कितने धर्म देखे? हमने शैव धर्म देखा, हमने वैष्णव धर्म देखा, उसमें जैन और बौद्ध का भी थोड़ा थोड़ा क्या है, छोटा छोटा एक छटांश है अगर देखेंगे तो। ठीक है, चार धर्म देखें जो विशेष है। ठीक है, और छोटे छोटे संप्रदाय वगैरह तो और भी रहेंगे ही। ठीक, तो 4 धर्म देखे। अब सबसे पहले शैव धर्म का देखते हैं। बस 2 लाइन का है। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा, अगर आप मेंस कोई लिखोगे तो भी बहुत आपको सुविधा होगी, और प्री के लिए तो होएगा ही। ठीक है, चलिए तो शैव धर्म देखते हैं। तो ये जो कलचुरी शासक थे वो शैव धर्म के ही उपासक थे, विशेष रूप से क्या थे? शैव धर्म के ही उपासक थे। ठीक है, शैव धर्म के उपासक थे। एक चीज ये देख लिया हमने। अब देखो, शैव धर्म के उपासक थे। अब शैव धर्म मतलब शिव जी की पूजा करने वाले। अब शिव जी की पूजा में एक विशेष मंत्र क्या है जो सबको पता है? शिव जी की जो पूजा करते हैं तो एक विशेष मंत्र है। क्या है मंत्र? ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ये ओम नमः शिवाय, तो ये ओम नमः शिवाय जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलता है? जितने भी कलचुरी कालीन क्या है जो मंदिर हैं, ठीक है, सब मंदिर में नहीं। देखो, जो ये ओम नमः शिवाय है ये आपको मिलेगा प्रशस्तियों में। प्रशस्ति मतलब समझते हो? जो शासकों की प्रशंसा के लिए जो लिखे गए हैं। ठीक है, जो भी लिखित साक्ष्य है, प्रशस्तियों में आपको क्या लिखा मिलता है? ओम नमः शिवाय। ठीक है, दान पत्र लिख सकते हो, इसको दान पत्र करके लिख लो। ठीक है, दान पत्र में, प्रशस्तियों में ओम नमः शिवाय का उल्लेख है कलचुरी शासन के में। ठीक है, और देखो ये जो ओम नमः शिवाय है ना, तो जो महामाया मंदिर है, ठीक है, महामाया मंदिर कौन सा वाला? रायपुर वाला नहीं, रतनपुर वाला। ठीक है, तो ये महामाया मंदिर के द्वार में भी क्या है? उत्कीर्ण है ये महामाया मंदिर का जो द्वार है, रतनपुर महामाया मंदिर है ना, उसके द्वार पे क्या उत्कीर्ण है? ओम नमः शिवाय। और कलचुरी शासकों के किस में मिलता है? प्रशस्तियों में, दान पत्र में। एक चीज ये हो गया। ठीक, शिव वंदना, शिव वंदना, ठीक है, ये तो मंत्र हो गया था। अब शिव वंदना ये कहाँ पे मिलता है? शिव वंदना समझ गया ना? शिव जी की जो पूजा करेंगे तो जो भी, जैसे शिवाष्टक हो गया, शिव चालीसा हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जो है, जो एक स्तुति करने का एक तरीका होता है वंदन का, है ना, उसी को क्या कहेंगे? वंदना कहेंगे। अब शिव जी की वंदना है तो शिव वंदना। तो ये जो शिव वंदना है सभी अभिलेखों में मिलता है, अभिलेखों में। ठीक है, इसको प्लीज मिक्स नहीं करना। अभिलेखों में शिव वंदना मिल रहा है और प्रशस्तियों और दान पत्रों में क्या मिल रहा है? ओम नमः शिवाय। और वही ओम नमः शिवाय महामाया मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है। ये 2 चीज समझ आया। शिव के उपासक थे, शैव धर्म के उपासक थे। यहाँ तक सबको समझ आया? अब देख लो एग्जाम्पल, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है। बहुत सारे शिव मंदिर पढ़े हैं ना हमने शासकों के समय में। आपको कुछ भी मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, जो हम शासक पढ़े हैं, जो 17 शासक उधर रतनपुर कलचुरी से और यहाँ से 5 और जो 16 शासकों की सूची है
वहीं पे जो निर्माण कार्य हुए हैं उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलग अलग सेपरेट करके, ठीक है। तो क्या मिलता है, शिव जी की मूर्ति, सॉरी एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, क्या है, तुम्बाड़ में कौन सा मंदिर था, तुम्बाड़ का बंकेश्वर मंदिर, शिव मंदिर था ना, बंकेश्वर मंदिर। और रतनपुर में क्या था, रतनेश्वर मंदिर था ना। और बहुत सारा है, ठीक है। अगर हम देखें तो हटकेश्वर महादेव, देवपाल मोची राय ब्रह्मदेव का सामंत था, सॉरी दरबार का एक व्यक्ति था, ठीक। देवपाल मोची नहीं, किसने बनवाया था, चलो आगे देखेंगे उसको, ठीक है। आप लोग को याद होगा तो बताओ कमेंट में, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। रतनपुर का रत्नेश्वर मंदिर, और क्या है बंकेश्वर मंदिर तुम्बाड़ का, ये सब क्या है, शिव मंदिर है। तो ये उदाहरण ही तो है शैव परंपरा के, शैव धर्म की जो उपासना करते थे शासक, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो शिव जी की मूर्तियां भी मिली है ना, शिव की मूर्तियां मिली हैं। इतना ही क्या है शैव धर्म के बारे में है। क्या क्या देखा हमने शैव धर्म के बारे में, ओम नमः शिवाय जो कि महामाया मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण है, प्रशस्तियों में दान पत्रों में यही उत्कीर्ण है, ठीक है। और शिव वंदना अभिलेखों में है। और जितना भी पढ़े हैं अपन, मैं तो बस दो बताया ना, तुम्बाड़ का बंकेश्वर मंदिर और रतनपुर का रत्नेश्वर मंदिर। आपको और भी जो याद आता है सारी चीज़ें डाल दो। और क्या मिलता है, शिव की मूर्तियाँ मिलती है। उसके बाद हम कौन सा धर्म देखते हैं, यहाँ पे वैष्णव धर्म देखते हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म मतलब, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी की पूजा, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी की पूजा, ठीक है। अब वैष्णव धर्म में क्या देखेंगे, कहाँ पे विष्णु मंदिर है, एग्जाम्पल बस देख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ही है, इसमें आपको एग्जाम्पल ही लिखना है जहाँ जहाँ पे है। नारायण मंदिर, नारायण मंदिर कहाँ पे, खल्लारी, बताओ किसने बनाया था, कमेंट करके बताओ, नारायण मंदिर खल्लारी का किसने बनाया था, बताओ भाई। दूसरा क्या देखते हैं, नकटा मंदिर, नकटा मंदिर कहाँ है, नकटा मंदिर कहाँ है, किसने बनवाया था, भूल गए हो। सब चीज़ आपके नोट्स में लिखा हुआ है पहले की क्लास में, ठीक है। और कहाँ पे मंदिर देखते हैं, एक नारायण मंदिर हो गया जो कि खल्लारी में है, और रायपुर कलचुरी का कौन किसने बनवाया था, अभी नाम मेरे मुंह से निकल गया था, ठीक है। और एक जो देखते हैं नकटा मंदिर जो कि विष्णु जी का ही मंदिर था, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, आपको ध्यान आ रहा होगा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, ठीक है, विष्णु मंदिर। याद आया, नहीं आया, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। मूर्तियां मिली हैं, क्या मिली है, मूर्तियां मिली हैं। और मूर्तियां कैसी हैं, एक शेषनाग सैया वाली, मतलब एक नहीं बहुत सारी है ना, शेषनाग सैया वाली, शेषनाग सैया मतलब लक्ष्मी और विष्णु जी है ना, लक्ष्मी जी और विष्णु जी शेषनाग सैया पे जो लेटे हुए हैं ना, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाते हुए, चरण के पास, ऐसी मूर्ति मिली है। एक प्रकार की और क्या मूर्ति मिलती है यहाँ पे, गरुड़ पर आसीत, गरुड़ समझ गए, उनका जो वाहन है विष्णु जी का, गरुड़ पर आसीत। और भी तरह तरह की मूर्तियां मिली है। और ये किसकी पुष्टि करते हैं कि कलचुरी शासन व्यवस्था के समय वहां पे क्या था, वैष्णव धर्म का भी एक प्राबल्य था, एक प्रभाव था, वैष्णव धर्म को मानने वाले भी शासक थे और जनता भी थी, प्रजा में भी वैष्णव धर्म का क्या था, अपनाया जाता था, है ना, माना जाता था। शैव धर्म देख लिए, वैष्णव धर्म देख लिए। एक बहुत विशेष चीज है, जितनी भी कलचुरी कालीन जितने भी मंदिर होते थे, ठीक है, ध्यान से सुनो, जितने भी मंदिर होते थे कलचुरी कालीन, तो क्या होता था मंदिरों में, मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था, ठीक है, प्रवेश द्वार,
तो प्रवेश द्वार पर क्या होता था पता है? पूरे दशावतारों का चित्रण होता था। समझ गए? दशावतार समझ रहे हो ना? विष्णु जी के 10 अवतार, पूरे दशावतारों का चित्रण होता था कलचुरी कालीन हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर। कलचुरी कालीन हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्या होता था? दशावतारों का चित्रण होता था। अच्छा एक बात बताओ, जो 16 राजाओं की सूची मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था आप लोग को, किसने किसने नोट किया है? ठीक है, किसने किसने नोट किया है? और किया भी है कि नहीं किया है? कर लेना उसको, ठीक है? व्हाट्सएप में है। अगर जो व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं, जिनको लगेगा तो टेलीग्राम में भी भेज दूंगा मैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज देखना, एक कवि हैं, ठीक है, नारायण कवि, नारायण कवि, ठीक है, वो वैष्णव धर्म के थे, है ना? वैष्णव धर्म। अब इनकी रचना जो है वो शिक्षा एवं साहित्य में देखेंगे, नहीं तो डबल हो जाएगा। कहाँ पे देखेंगे? शिक्षा एवं साहित्य में देखेंगे, ठीक? तो ये वैष्णव धर्म का हो गया। नारायण मंदिर, नकटा मंदिर, ऐसे भी और भी मंदिर हैं, ठीक है? जैसे कोई तो बताओ एक आध मंदिर और। गुड इवनिंग सर, बस बोल रहे हो, ठीक है? मूर्तियां कैसे मिली हैं? शेषनाग सैया वाली और गरुड़ासीत वाली। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित है, क्या चित्रित है? दशावतारों का चित्रण है, ठीक है? एक जो विष्णु भक्त कवि लिख लो यहाँ पे, है ना? इनको विष्णु भक्त कवि लिख लो। विष्णु भक्त कवि हैं, कौन है? नारायण कवि। नाम याद रख लो, बाबू रेवाराम नहीं पूछेगा, गोपाल मिश्र नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अंदर का नाम है ये, नारायण कवि, ठीक है? ये इनकी रचना आगे बताऊंगा मैं। हो गया। अब देखो, चलो ये तो थोड़े बड़े धर्म थे, उसके बाद जो छोटे से थे, है ना? जैसे जैन धर्म का देखते, सॉरी शाक्त धर्म, देखो यहाँ पे शाक्त। शाक्त क्या होता है? शाक्त धर्म क्या होता है? जो स्त्री शक्ति है ना, जो देवियों की है, जैसे लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, है ना? तो इनका है, जो देवियों को मानने वाले हैं, ठीक है, वो शाक्त धर्म के कहलाते हैं। जो देवियों को मानने वाले हैं वो शाक्त धर्म के कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कलचुरी शासक कुछ थे, या सारे के सारे, इनकी कुल देवी क्या थी? कुल देवी क्या थी इनकी? कुल देवी देवी लक्ष्मी थी, ठीक है? कुल देवी कौन थी? देवी लक्ष्मी थी। इनका चित्र कहाँ पे मिलता है? सिक्कों पे मिलता है, ठीक है? कुल देवी कौन थी? देवी लक्ष्मी थी। इनका चित्र कहाँ पे मिलता है? सिक्कों पे मिलता है, ठीक है? और कहाँ पे मिलता है? मंदिर के द्वार पे मिलता है। सबको आवाज आ रहा है? एक बार मैसेज कर दो, आवाज आ रहा है सबको? मैसेज कर देना एक बार, ठीक है? कुल देवी कौन थी? देवी लक्ष्मी थी। इनके अलावा और जिनका मंदिर और मूर्तियां जो मिलती है वो क्या है? दुर्गा, ठीक है, गौरी, पार्वती। जिस स्वरूप की मूर्ति मिली है हमको बस वही पढ़ना है ना, अपने मन से आगे नहीं लिखना, ठीक है? गौरी, पार्वती, दुर्गा, ठीक है? इनकी क्या मिली है? मूर्तियां मिली है हमको। क्या मिली है हमको? मूर्तियां मिली है। अब बताओ, जो देवियों का मंदिर है, कोई गिना सकता है एग्जाम्पल में? बताने की मूड में नहीं रहते हो क्या? कैसे बताना की मूड में नहीं रहते हो? महामाया मंदिर पहले ही छत्तीसगढ़ के पहले कलचुरी शासक ने बनवाया था, सॉरी चैतुरगढ़ का क्या है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, है ना?
और महामाया मंदिर हो गया। और बताओ, एकवीरा मंदिर, एकवीरा मंदिर कहाँ पे? टेकारी में। टेकारी कहाँ पे? जी सर आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन का मत आंसर दो, आवाज़ का पूछता हूँ तो आवाज़ का बताते हो। चलो ठीक है, एकवीरा मंदिर किसने बनवाया था? टेकारी में है ना? बताओ ना भाई, एकवीरा मंदिर। अब जो एकवीरा मंदिर है किसने बनवाया था? गंगाधर ने बनवाया था ना, गंगाधर ने बनवाया था। रत्न तृतीय का क्या था ये? प्रधानमंत्री था। ठीक है, एक चीज यहां पे लिख लो, इसी गंगाधर ने क्या बनवाया था? इसी गंगाधर ने दुर्ग में एक दुर्गा मंदिर बनवाया था। ठीक है, कहां पे? दुर्ग में। ठीक है, एकवीरा मंदिर और दुर्गा मंदिर किसने बनवाया था? गंगाधर ने। शक्तिमान नहीं लिखना। हो गया। और मंदिर है जितना भी देखे हैं ना, लखनी देवी मंदिर लिख लेना। अब ये सारी चीजें जो बता रहा हूं वो पहले पढ़ ही चुके हैं ना हम, लेकिन इसको अलग अलग करना है। ठीक है, चलिए ये शाक्त धर्म का हो गया। शाक्त धर्म का हो गया। कौन सा मंदिर अशोध के पास है? अशोध क्या लिखे हो सर? और ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर। ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर कलचुरी शासक में, कलचुरी शासन में पढ़े। हाँ, ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर कलचुरी शासन में पढ़े। कहाँ पे पढ़े थे? गुप्त वंश के समय में। ठीक है ना? गुप्तकालीन भारतीय स्थायित्व कला का, मंदिर स्थापत्य कला का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है करके ये पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो वो ताला गांव कहाँ पे है, किस समय का था? वो गुप्त के समय का था। मिक्स नहीं करना है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ोगे तो। ठीक है, ये मुकेश साहू कौन मंदिर? अशोध के पास। ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, अशोध कौन सा मंदिर? चलो, शाक्त धर्म के बाद देख लेते हैं, छोटा सा है जैन धर्म, है ना? जैन धर्म के बारे में हमको कुछ नहीं मिलता, बस शहर देखेंगे, है ना, स्थान देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ विकास हुआ था जैन धर्मों को लेके। तो वो जगह थी, एक डोंगरगढ़ है। ठीक है, पहला क्या है? डोंगरगढ़ है। दूसरा लिख लेना सिरपुर है, रतनपुर है। ठीक है, सिरपुर है, रतनपुर है, डोंगरगढ़ है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? रायपुर भी लिख लो यहाँ पे। इन सब जगहों पे क्या था? जैन धर्म का विकास हुआ था। ये विकास वाले क्षेत्र थे। यहां तक सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब देखो, इसके बाद जो मैं चीख चीख के पूछ रहा था, टेकारी के बारे में पूछ रहे थे, तो वहाँ के बारे में वहाँ का भगत आया हूँ सर। अच्छा ठीक है, टेकारी में कौन सा है? रतनपुर के पास जो टेकारी है वहीं पे एकवीरा मंदिर का निर्माण हुआ है ना? सही बोल रहे हो, है ना? तो एकवीरा मंदिर टेकारी, एक टेकारी में, कहाँ पे? रतनपुर के पास। और किसने बनवाया था? गंगाधर ने। और उसी गंगाधर ने क्या बनवाया था? दुर्गा मंदिर दुर्ग में। ठीक है, चलो जैन धर्म का हो गया, डोंगरगढ़, सिरपुर, रतनपुर, रायपुर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आज में हमको ये कलचुरी है, थोड़ा सा जो चीज बचा है उसको समाप्त करना है, बहुत दिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक से कुछ और करेंगे। अब यहाँ पे दिखना, सौर संप्रदाय लिखो। सौर संप्रदाय। सौर संप्रदाय से समझ आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है? सूर्य देवता के बारे में। ठीक है, तो जो सूर्य देव थे, है ना, जो सूर्य था, इनको बहुत विशेष माना जाता था। विशेष, है ना, और शक्तिशाली माना जाता था।
विशेष और क्या माना जाता था, शक्तिशाली माना जाता था। किनको? सूर्य को। और इनकी प्रतिमा कहाँ पे मिलती है? रतनपुर में, ठीक है। और शक्तिशाली माना जाता था, इसी के लिए क्या करते थे कि जो सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दो ही तो ग्रहण होता है ना, कि मंगल ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। इस समय पे क्या किया जाता था? दान किया जाता था, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में दान किया जाता था, क्योंकि जो सूर्य का जो अस्तित्व था वो बहुत ही विशेष था, ठीक है। क्यों था विशेष? क्योंकि वो प्रत्यक्ष था, सूर्य को देख पा रहे हैं ना। बाकी किसी धर्म में जो भी उनके आराध्य हैं उनके बारे में कथा प्रचलित है, उनके मंदिर हैं, है ना, वो एक मूर्ति स्वरूप में है। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य तो दिख रहा है ना, ठीक है। इसके लिए इसको शक्तिशाली माना जाता था और एक विशेष दर्जा था सूर्य का, ठीक है। प्रतिमा कहाँ से मिलती है? रतनपुर से मिलती है। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पे दान किया करते थे लोग, शासक, सब जिसको करना है वो, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? अब देखो, अब सूर्य के पुत्र का नाम क्या बताया था मैंने? बताओ। रेवंत। सूर्य के पुत्र का नाम क्या था? रेवंत था, ठीक है। इनकी प्रतिमा आपको मिलेगी कहां से? इनकी जो प्रतिमा है आपको मिलेगा खैरागढ़ से। रेवंत की प्रतिमा कहां से? खैरागढ़ से, ठीक है। और जो वल्लभराज थे ना, रत्न द्वितीय के कौन? सामंत। बता चुका हूं ना, वल्लभराज ने ही तो रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। वल्लभराज ने रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया था। रेवंत मंदिर कहां पे है ये भी भूल गए होगे, बताओ तो कहां पे है? कमेंट करो, याद होगा तो। रेवंत मंदिर मैंने जो बताया था वल्लभराज ने बनवाया था, रत्न द्वितीय का जो सामंत था, ठीक है, उसने रेवंत मंदिर बनाया था, ठीक है। कहां पे बनाया था? ठीक, यहां तक हो गया। और क्या देखते हैं, क्यों पूजा की जाती थी रेवंत की? युद्ध से पहले युद्ध में विजय के लिए, युद्ध से पहले युद्ध में विजय के लिए। और इनको किसके समतुल्य माना जाता था? जो शिव जी के पुत्र है ना, कार्तिकेय, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके समतुल्य इनको माना जाता था और इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। किसी को कमेंट नहीं आया? चलिए, ठीक है। प्रतिमा कहाँ पे मिली है रेवंत की? खैरागढ़ में। और मंदिर कहाँ पे है? वल्लभराज ने बनवाया है। वो मंदिर आप कहाँ पे है आप बताओगे अभी मेरे को? हालांकि वो जांजगीर में है, ठीक है। और रेवंत के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अभिलेखों में, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हमने क्या क्या देख लिया धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में? जो 4 धर्म थे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म, सौर संप्रदाय, ठीक है। इसके बारे में सारी चीजें देख ली। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछो, बाद में भी पूछ सकते हो, बट जो लोग अभी लाइव हैं वो लोग अभी के अभी पूछ लो, ठीक है। तो कहाँ पे है रेवंत मंदिर? जांजगीर में, ठीक। अभी सब हेडिंग आपको क्या डालना है? आर्थिक व्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति। यह आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, छोटा सा है, और शिक्षा और साहित्य देखेंगे, फिर कलचुरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया ना। छत्तीसगढ़ी में क्यों कमेंट नहीं करते हो? कोई गूगल नहीं लेता क्या छत्तीसगढ़ी? कैसे? चलो, अभी सब हेडिंग क्या डालेंगे? आर्थिक स्थिति,
आर्थिक स्थिति। क्या डालें हेडिंग? आर्थिक स्थिति। रेवंत मंदिर खैरागढ़ लाखोली नामक जगह में बना है, ऐसा क्या? फोटो तो भेजना सर। जांजगीर चांपा, बैकुंठपुर, कितना सारा रेवंत मंदिर है। बैकुंठपुर, जांजगीर चांपा और खैरागढ़ लाखोली। मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन? इसके लिए तो बोलते हैं ना कि ध्यान से रहो क्लास में करके। मैंने क्या पूछा कि रेवंत मंदिर कहाँ है, पूछा मैंने कि मैंने क्या पूछा है कि वल्लभ राज ने रेवंत मंदिर कहाँ पे बनवाया है। वल्लभ राज ने रेवंत मंदिर कहाँ पे बनवाया है ये पूछा है मैंने। पीताम्बर ने सही बताया है जांजगीर चांपा, ठीक है। बाकी बैकुंठपुर और है, होगा वहाँ पे, है ना। लेकिन हमको देखना है कि वल्लभ राज ने कहाँ पे बनवाया, ठीक है। मंदिर तो बहुत सारे होंगे। तो देखो थोड़ा सा सुनो, जो आर्थिक स्थिति है, ठीक, इसके बारे में। जो प्राचीन समय होता था, प्राचीन काल का जो भारतीय समाज होता था, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज, ठीक है। इसमें जो भारतीय समाज मत लिखो, इसमें अर्थव्यवस्था लिख लो, है ना। जो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था होता था, है ना, उसका आधार क्या होता था उस समय? क्या होता था? एक जो सबसे पहले क्या रहेगा, कृषि रहेगा, है ना। प्राचीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या रहता था? कृषि होता था। और कोई पशुपालन होता था। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ठीक है। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, यही तो होता था। और क्या करते थे उस टाइम? कोई ट्यूशन पढ़ाता था क्या? हाँ, जो पढ़ लिए गुरुकुल में पढ़ लिए, ऐसा थोड़ा ना ट्यूशन होता था कि अहमद सर, गुलनाज मैम और सोनी सर क्लास लेते थे। इतने बूढ़े हो गए हैं कि इतने पहले से पढ़ा रहे हैं करके, ठीक। तो क्या होता था? प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य भी यही कहते हैं, ठीक है। तो ये कथन उन्हीं का है। तो देखो, अब कलचुरी शासन के समय में जो कलचुरी राजवंश के जो स्थानीय लोग थे, कलचुरी राजवंश के जो स्थानीय लोग थे, वो क्या करते थे? तो वो करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। कृषि के साथ क्या करते थे? वनोपज। वनोपज समझ गए? वनोपज मतलब समझते हो? जो वन से मिलने वाली जो सामग्रियां हैं, क्या क्या मिल सकता है वहां से? कुछ उपयोगी पत्ते मिल सकते हैं, लकड़ियां मिल सकती है, कुछ जड़ी बूटी, है ना। जो भी वन से मिलने वाला जितना भी सामग्री है वो वनोपज कहलाता था, ठीक है। तो उनका साधन क्या था? अपने जीवन यापन का कृषि था। कृषि कर लो, फसल उगा लो, फसल को बेच लो, पैसा कमा लो, ठीक है। दूसरा क्या रहता था? वनोपज रहता था। अभी मैंने बताया वनोपज क्या था। तीसरी एक चीज होती थी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता था? वस्तु विनिमय क्या होता था? दो लोग या फिर किसी आपस में, है ना, अगर किसी को पैसे में कोई चीज नहीं लेनी है तो सामने वाले को वो अपनी एक वस्तु देगा, बदले में वो उसको जो वस्तु चाहिए उससे ले लेगा, ठीक है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ये क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय कहलाता था। तो तीन तरीके से थे, तीन साधन थे उनके जीवन यापन के लिए। ये लोगों के लिए है, क्या क्या था? कृषि, वनोपज और वस्तु विनिमय, ठीक है। और इसके बाद जो ये था, क्या बोलते हैं, जो कलचुरी वंश था, ठीक है, तो शासक है। अब शासक के पास पैसा कहां से आता था? उसका जो कोषालय था, कोषालय मतलब वही बैंक, उसका खजाना। कोषालय में पैसा कहां से आता था? क्या क्या रहता था? एक कर के थ्रू, है ना, कर के माध्यम से टैक्स, टैक्स के माध्यम थे। दूसरा था राजस्व,
अब बोलोगे सर टैक्स और राजस्व एक क्यों नहीं? टैक्स अलग होता है, ठीक है, राजस्व अलग है। राजस्व जो हम पढ़ेंगे, जो जमीन से कृषि से लेके संबंधित है, ठीक है, जिसके पास जितनी कृषि भूमि उसकी उतनी क्या करेंगे, माप करेंगे, माप के हिसाब से लगान निर्धारित करेंगे, वो क्या रहेगा, राजस्व रहेगा। हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो क्या हो गया, एक कर के माध्यम से, दूसरा राजस्व के माध्यम से, तीसरा एक चीज रहता था, युद्ध में लूटा गया खजाना, है ना। ठीक है, जिस जिस युद्ध में कलचुरी वंशी शासक जो जीत जाते थे, तो जिस राजा के विरुद्ध में जीतते थे, उस राजा के राज्य की सारी संपत्ति किसकी हो जाती थी, कलचुरी शासकों की हो जाती थी। यहां तक समझ आया? इसको मिक्स नहीं करना प्लीज, है ना। जो कलचुरी शासन का जो कुशालय था, ठीक है, जो उनके आय का जो साधन था वो क्या था, कर था, राजस्व था, ठीक है, और तीसरा क्या था, युद्ध में जीता हुआ या जब्त किया हुआ खजाना, ठीक है। और लोगों के जीवन यापन का क्या साधन था, कृषि था, वनोपज था और वस्तु विनिमय था, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए अब और इसमें एक चीज और देखते हैं कि जो राजा था ना, जो पूरी भूमि थी वो किसकी होती थी, राजा की होती थी। कलचुरी राजवंश में जो पूरी भूमि है उस क्षेत्र की, उस साम्राज्य की, उस राज्य की, वो पूरी भूमि किसकी होती थी, राजा की होती थी। तो राजा क्या करता था, इस भूमि को स्थानीय लोगों में हंसते क्यों हो, ये कैसे सर, कौन सा कैसे सर, पूरा लिखो ना बेटा, तभी तो समझ आएगा क्वेश्चन का। भूपेश कुमार बताओ, भूपेश क्या कैसे सर। तो राजा की भूमि होती थी पूरी की पूरी। राजा क्या करता था, जो अपनी प्रजा है ना, जो स्थानीय लोग हैं, क्या है, स्थानीय जो लोग हैं, उसमें क्या करता था, वितरित कर देता था, ठीक है, केवल कृषि भूमि को, है ना। कृषि भूमि को क्या करता था, जो वहां के लोग थे उसमें वितरित कर देता था। बताना रे क्या हो गया है, आधा आधा क्वेश्चन लिखते हो, कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, राजा नी रानी करना है क्या, ठीक है। जो कृषि भूमि होती थी, ठीक, उसको स्थानीय लोगों में वितरित कर देता था, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, ये जो लोग हैं इसी कृषि भूमि में क्या करेंगे, फसल उगाएंगे, ठीक है। फसल के बाद क्या करेंगे, जो राजस्व रहेगा, जो राजस्व रहेगा, जो निर्धारित लगान रहता है, वो क्या करेंगे, वापस राजा को देंगे। जो लगान है, जो राजस्व होगा, फसल मान के चलो कि 100 रुपए की फसल होती है, और मान के चलो कि उसका 2% राजा को देना है या 5% देना है, तो 100 रुपए का 5% 5 रुपया, 100 रुपए का 2% 2 रुपया, ठीक है। ऐसा राजा को वापस देते थे, क्योंकि उनको तो भूमि मिली है ना। जी सर समझ गया अरे बेटा क्या क्या क्वेश्चन था, क्या समझ गया बता तो, ठीक है। तो राजस्व, तो देखो राजा ने क्या किया, भूमि दिया, कृषि भूमि ना, सारी भूमि नहीं देती है, नहीं तो लोग उसके घर में भी जाके जुताई करके फसल उगा डालते, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कृषि भूमि बस है, उसने राजा ने स्थानीय लोगों को दी, भैया कृषि विषि कर लो, ठीक है, कहाँ जाओगे, भूमि तो मेरी है, कहाँ कृषि करोगे, ठीक है। तो फसल उगाने के बाद उसमें जो राजा का हिस्सा था राजस्व के तौर पे, वो क्या कर देते थे, राजा को लौटा देते थे, वही लगान कहलाता था, ठीक है। पीताम्बर बंजारे सर, सीजीपीएससी में प्लीज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, लेकिन स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मान के चलो, जैसे अपने अभी क्या देखा, सांस्कृतिक धर्म देखा ना, तो उसमें ये रहेगा कि कलचुरी शासक इसमें से कौन से धर्म को नहीं मानने वाले थे। अब उसमें रहेगा कि स्टेटमेंट रहेगा कि रत्नदेव,
रत्नदेव वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम ये जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। कलिंगराज ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। उसके बाद क्या रहेगा, इसमें से सही कथन को चुनिए या इसमें से गलत कथन को चुनिए। तो ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा है। बेटा बात धीरे करो, दांत टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग पढ़ाओगे फिर मैं देखता हूं, ठीक है। तुम लोग भी पढ़ाओगे ना, कभी नहीं पढ़ाओगे? चलो तो जो लगान क्या है, राजा को वापस देते थे, ठीक। ये कृषि भूमि का हो गया। एक चीज और इसमें देख लेना, अगर जिस किसी को भी वो कृषि भूमि मिली है, जिस किसान को भी, है ना, तो अगर उस किसान की मृत्यु हो जाती है, किसान की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात जो भूमि थी, है ना, वो भूमि जो है किसान के उत्तराधिकारी को मिल जाता था, उत्तराधिकारी को, है ना, भूमि। समझ गए? अगर पिता के बाद पुत्र को मिल जाता था, अगर पिता का देहांत हो जाता था तो पुत्र को मिल जाता था। व्यवस्था वैसी ही रहती थी। अब क्या करेगा, पुत्र फसल उगाएगा, पुत्र फसल बेचेगा, और क्या करेगा, जो राजस्व का हिस्सा रहेगा उसको राजा को समर्पित करेगा, ठीक है। ये भूमि किसान कैसा होता था, वहां पे खेती किसानी कैसे होती थी, किसान का क्या क्या काम रहता था, ठीक है। उसको भूमि कैसे मिलती थी, उसको कितना कर देना पड़ता था, ये समझ आ गया ना। चलो अभी भी हम क्या देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति देख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखना प्रसिद्ध शहर लिख लो। कुछ शहर जो थे वो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध शहर, अब प्रसिद्ध शहर में क्या है, रतनपुर जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, रतनपुर है, और क्या रहेगा, मल्हार है, और क्या रहेगा, तुम्बाड़ है, रायपुर है, नारायणपुर है, और क्या था, खल्लारी है, ठीक है। यही सब तो है, ठीक है। विकर्णपुर है, विकर्णपुर, कोटगढ़ वाला, ठीक है। यही सब है। जो बड़ा बड़ा जो शहर हम लोग ने देखा है ना, उसी शहर को लिख देना, ठीक है। किसमें, प्रसिद्ध शहर में। सर और मेंस में बेटा पूरा लिखना रहता है, समझ आ गया सर, है ना। मेंस में पूरा लिखना रहता है। कैसे बताऊं, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन रहेगा कि मान के चलो कि 40 वर्ड का रहेगा, सॉरी 30 वर्ड का। रत्नदेव के बारे में लिखिए, रत्नदेव के शासन के बारे में लिख लें, महामाया मंदिर के बारे में लिखिए, ठीक है। उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखिए। अब यही क्वेश्चन आपको 8 नंबर में आ जाएगा, कलचुरीकालीन सामाजिक स्थितियों को समझाइए। आपको पॉइंट टू पॉइंट रहना है, वर्ड में देखना है कि क्या पूछा है, केवल उतना ही लिखना है, क्योंकि स्पेस आपके पास रहेगा, चीज़ें बहुत सारी रहेंगी जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। मटेरियल बहुत रहेगा, तो आपको बस सेलेक्टिव चीज़ें लिखनी है, ठीक। चलो आगे बात करेंगे, है ना। अभी आज इसको कंप्लीट करना है। प्रसिद्ध शहर ये सब थे, ठीक है। व्यापार कैसा होता था, व्यापार होता था बैलगाड़ी से और घोड़ा गाड़ी से। एक चीज देखना, ये लोग पशुपालन नहीं करते थे, मतलब पशुपालन करते रहे होंगे, कहीं पे उल्लेख नहीं मिलता है। बिल्कुल करते रहे होंगे, क्यों, क्योंकि अपने को बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी देखने को मिल रही है, अपने को सेना में हाथी और घोड़े देखने को मिले हैं, लेकिन उल्लेख कहीं पे नहीं है, ठीक है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और महानदी में, ठीक है, महानदी में क्या होता था, जल मार्ग के माध्यम से, महानदी में जल मार्ग से, ठीक है। यहां से क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है। देखो भूपेश कुमार को समझ आ गया, कैसे समझ नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखो राज्य का या राजा का
प्रमुख जो व्यय होता था, व्यय है ना, राजा का मुख्य व्यय, ये क्या क्या होता था? सेना के लिए होता था, सेना के लिए, धर्म के लिए और प्रजाहित के लिए। ठीक है, जो राजा का जो मुख्य व्यय होता था, बहुत सारे व्यय होते थे, लेकिन जो मुख्य व्यय है सेना को प्रबल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना, उसको हथियार वथियार देने के लिए, ठीक है, उसमें और भर्ती कराने के लिए। ठीक है, अब सेना है, उसको सैलरी कौन देगा? राजा ही तो देगा ना। ठीक है, तो सेना के लिए, धार्मिक कार्यों में हमने देखा कलचुरी शासन में बहुत सारे मंदिर बने हैं, तो धार्मिक कार्यों में। तीसरी चीज क्या है? प्रजा के हित में, जो प्रजा को जो आवश्यक चीजें हैं, जो स्थानीय आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए जो निर्माण कार्य हो गया, है ना, नदी हो गया, सॉरी तालाब हो गया, ठीक है, कुएं हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, वो कहाँ पे कौन व्यय करता था? उसका राजा करता था। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं इसमें, देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक क्या करते थे? ये नमक का आयात होता था, नमक बाहर से आता था, आयात मतलब आता था। ठीक है, और क्या है? वनोपज, वनोपज तो यही लोग बनाते थे ना, वन से इकट्ठा करते थे, उसका निर्यात होता था, है ना। नमक का इंपोर्ट होता था, और क्या है? वनोपज का एक्सपोर्ट होता था, वनोपज बाहर जाता था और नमक आता था। चटकारा लेने का शौक था ये लोग को। ठीक है, नमक चखे नहीं थे कभी, मराठे भी नमक लेके ही आएंगे जब आएंगे तो। ठीक, चलो अब देखो एक चीज देखना, कलचुरी राजवंश में हमने सिक्के देखे हैं, सोने के भी सिक्के देखे हैं, चांदी के भी सिक्के देखे हैं, इतना सारा निर्माण कार्य देखा है हमने। ध्यान से सुनना, सिक्के देखे हैं सोने के, चांदी के, इतना सारा निर्माण कार्य देखा है, तो निर्माण कार्य कौन करेगा? घर कौन बनाएगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा होगा वही घर बनाएगा ना, अपने लिए भी सबके लिए भी। सर ये सीजीपीएससी पेपर में प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग होता है, बताइएगा बेटा, सब बताऊंगा, आज खत्म करने दो, है ना। ठीक है, अगली क्लास में 15-20 मिनट के लिए वही बता दूंगा, नहीं तो अभी अहमद सर से बोल दूंगा, वो बता देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ तो देखो, इतने स्टेबल थे ना वो लोग, आर्थिक स्थिति इतनी इतनी सुदृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि वो इतना सारा निर्माण कार्य कर पाए। इससे क्या दिखता है कि शांति, ठीक है, शांति, वैभव, वैभव मतलब पैसे से संपन्न, शांति मतलब अगर पैसा है तो शांति ऐसी ही है। ठीक है, तो ये सब में वो क्या थे? बहुत आगे थे, बहुत व्यवस्थित साम्राज्य था। तो ये किस चीज के परिचायक होते हैं? अगर ये सारी चीजें दिख रही है तो ये चीज किस ओर दिखाती है? क्या चीज दिखाती है कि हाँ ये बहुत संपन्न थे, इतना सारा जो इन्होंने निर्माण कार्य किया था। तो आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, किसमें? कलचुरी काल में। ठीक है, हमने सारी चीज देख लिया, आर्थिक स्थिति का समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, वनोपज, कृषि और वस्तु विनिमय जो लोग हैं वो करते थे, और जो राज्य का जो आय है वो था कर, राजस्व, युद्ध का खजाना जो लूटा जाता था, राजा की भूमि होती थी, वो कृषि भूमि को लोगों में बांटते थे, वो वहाँ पे किसानी करते थे, फसल उगा के जो राजस्व है वो राजा को लौटा देते थे। ठीक है, प्रसिद्ध शहर देख लिया हमने, व्यापार बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और महानदी के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। नमक आता था, वनोपज जाता था। ठीक है, राजा का मुख्य व्यय सेना, धर्म और प्रजा के हित में। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो यहाँ पे आर्थिक स्थिति का बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना है। ठीक, मुद्रा लिखो, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया बराबर क्या होता था? 11 दागोनी। 1 रुपया बराबर क्या होता था? 11 दागोनी, है ना, रुपया से नीचे होता था ये। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 रुपया मतलब 11 दागोनी, और 1 दागोनी मतलब, लिखते जाना ना, जब भी लिखना रहेगा। एक दागोनी बराबर 16 कोरी। कोरी जानते हो ना, 1 कोरी मतलब कितना होता है अभी के समय में भाई?
एक कोरी मतलब उस समय का बता रहा हूं, अभी का मत लिखना। एक कोरी मतलब, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। 1 रुपया मतलब 11 दागोनी, जी सर, ठीक है। 1 रुपया मतलब 11 दागोनी, 1 दागोनी मतलब 16 कोरी। अभी 1 कोरी 20 रुपया को बोलते हैं, ठीक है। 1 दागोनी मतलब 16 कोरी। 1 कोरी मतलब 5 गंडा होगा। 1 कोरी मतलब 5 गंडा होगा, ठीक है। 1 गंडा मतलब 4 कौड़ी होगा, और कौड़ी, 1 कौड़ी मतलब कौड़ी ही होगा। कौड़ी जो है ये क्या है, सबसे छोटी इकाई, मुद्रा की सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, रुपया है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई रुपया है, सबसे छोटी इकाई कोरी है। सर वर्तमान में 1 कोरी का मतलब 20 रुपये, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उस समय कलचुरी शासन के समय 1 रुपया मतलब 11 दागोनी, 1 दागोनी मतलब 16 कोरी, 1 कोरी मतलब 5 गंडा, 1 गंडा मतलब 4 कौड़ी, है ना। अब कौड़ी के नीचे कुछ नहीं है, समझ गए। ये मुद्रा था, मुद्रा पैसा वाला, ठीक है। अब क्या देखेंगे, मापन देख लो यहाँ पे। मापन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मापन नहीं यहीं पे कर दे रहा हूँ। मापन, मापन इतना लंबा नहीं है, ठीक है। मन होता था, मन, आपका मन नहीं, मन होता था, ठीक है। अच्छा एक चीज भूल गया बताने के लिए, इसी में आर्थिक व्यवस्था में लिखना, भूमि का जो माप होता था, भूमि का माप हल के माध्यम से होता था। ठीक है, भूमि को कैसे मापते थे, हल के माध्यम से, ठीक है। भूमि को कैसे मापते थे, हल के माध्यम से, ठीक। अब मापन की इकाई क्या क्या है वो देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, वो रुपया दागोनी है ना, कोरी गंडा ये सब नहीं है। मापन की जो इकाई है वो है मन, है ना। 1 मन बराबर क्या होता था, 8 पंसेरी। 1 मन बराबर 8 पंसेरी। 1 पंसेरी बराबर, 1 पंसेरी बराबर 5 सेरी, ठीक है। 1 पंसेरी बराबर 5 सेरी, 1 मन बराबर 8 पंसेरी। तो सबसे छोटी क्या हो गई, सेरी, और सबसे बड़ी मन हो गई, ठीक है। अब इसमें हल को लिटाते थे, खड़ा करते थे, फेंक के मापते थे, क्या करते थे वो नहीं जाना है अपने को उतने विस्तार में, ठीक है। 1 मन बराबर 8 पंसेरी, 1 पंसेरी बराबर 5 सेरी, ठीक है। ये मापन की इकाई है। और भूमि का मापन कैसे होता था, हल के माध्यम से, ठीक है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी बोर नहीं होना, बस एक लास्ट चीज रह गई है ना, शिक्षा एवं साहित्य। सर की क्लास का 5 मिनट ले लेंगे आज, बस 5 मिनट की चीज रह गई है। यहां से क्वेश्चन आएगा, फटाफट सुनना और लिखना, ठीक है। हालांकि सुनना बस, बाद में लिख लेना। आप लोग क्या डर गए थे क्या आज लिंक नहीं आएगा करके? हम लोग लिंक नहीं भेजने वाले थे। चलो यहां पे लिखना शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य, ठीक है। तो देखो शिक्षा साहित्य और
विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था। बहुत समृद्ध था, क्योंकि शासन ही बहुत समृद्ध था, साम्राज्य पूरा का पूरा ही बहुत समृद्ध था। अभी तक किसी चीज की कमी हुई है क्या? कलचुरी पढ़ रहे हो तो आप लोग को भी कमी हुई है क्या कि नहीं सर राजा तो ऐसा होना चाहिए था करके, मंदिर को उधर सरका के बनाना चाहिए था, है ना, थोड़ा अंबिकापुर तरफ ले आते रतनपुर मंदिर को तो अच्छा रहता। ऐसा कुछ है क्या? जहाँ पे गए हैं अच्छा खासा निर्माण कार्य हुआ है, पैसे वैसे बांटे हैं, सोने के सिक्के विक्के चलाए हैं, तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि समृद्ध था। अब हम लोग शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं तो यहाँ पे भी समृद्ध थे, यहाँ पे भी क्या थे? समृद्ध थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा फटाफट लिखना, जो शिक्षा का जो केंद्र था, कहाँ कहाँ पे स्कूल था, यूनिवर्सिटी था, है ना, आप लोग का जैसे यहाँ पे है ना वैसे ही। तो जो शिक्षा के केंद्र थे उसमें लिखना आप लोग रायपुर, 5 जगह है ना, रायपुर, रतनपुर, राजिम, आरंग, कितना हो गया? रायपुर, रतनपुर, राजिम हो गया, आरंग हो गया, और एक जगह है मल्हार, खैरागढ़ भी लिख लेना। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिलती थी, ठीक है, जैसे हमारे क्लास में मिलता है। यहाँ पे क्या है? रायपुर, रतनपुर, राजिम, आरंग, मल्हार, खैरागढ़, ये क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे कलचुरी राजवंश के समय में। ठीक है, शिक्षा थी कैसी? गुरुकुल प्रथा थी, गुरुकुल, है ना, गुरुकुल समझते हो? गुरुकुल प्रथा थी, शिष्य क्या करते थे? गुरुकुल होता था, आश्रम होता था, वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, शिक्षा का जो माध्यम था, सॉरी देखो, हाँ, जो यहाँ पे स्थानीय जनता थी ना, जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय लोग थे कलचुरी शासन के समय में, तो स्थानीय लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी, है ना, बोलचाल की जो सामान्य भाषा थी, आप लोग किस भाषा में बात करते हो? ठीक है, तो जो उस समय जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, जो स्थानीय लोग थी, जो स्थानीय लोग थे, उनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो थी छत्तीसगढ़ी। वो क्या थी? छत्तीसगढ़ी थी। छत्तीसगढ़ी में क्या करते थे? छत्तीसगढ़ी में क्या करते थे? बोलते थे छत्तीसगढ़ी में ही गोठियाते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बात करते थे। और क्या था? जो प्रशासनिक भाषा थी, गोठियाने लग गए क्या बदमाश बच्चे क्लास वाले? जो प्रशासनिक भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। ठीक है, जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, यहाँ पे और लिखना, जो दरबार की भाषा थी, दरबार में एक और भाषा थी, संस्कृत प्लस प्राकृत भाषा। हाँ, कौन सी? प्राकृत भाषा। जागृत हो जाओ, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। ठीक है, स्थानीय लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा थी, रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या मेरा? ठीक है, वो कैसा था? स्थानीय भाषा जो था वो छत्तीसगढ़ी था। प्रशासनिक कार्यों की भाषा कैसी थी? नहीं सर नहीं थी क्या भाषा? बेटा पूरा लिखा करो ना, समझ नहीं आता है। ठीक है, प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा छत्तीसगढ़ी थी। ठीक है, और क्या था? जो दरबार में जो संस्कृत और प्राकृत भाषा दोनों का प्रभाव था, दोनों का प्राबल्य था। यहाँ पे दोनों भाषा के क्या थे? यहाँ पे विद्वान थे। ठीक है, दोनों भाषा के क्या थे? यहाँ पे विद्वान मिलेंगे। यहाँ पे जो प्राकृत कवि थे ना, यहाँ पे जो प्राकृत कवि थे वो क्या थे? विशेषकर क्या थे? ब्राह्मण थे और थे कायस्थ। ये ब्राह्मण थे और कायस्थ थे।
और कल मैंने बताया था कि जो एक बहुत विशेष कायस्थ हैं जो कलचुरी काल में थे, क्या नाम था? बाबू रेवाराम। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? चलो, अब चार जो कवि हैं, है ना, जो साहित्यकार हैं, बस उनका नाम देखना है और दो चार रचनाएं देखनी है, फिर आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने क्या देखा? शिक्षा, साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र था। शिक्षा का जो केंद्र था रायपुर, रतनपुर, राजिम, और कहाँ देखा हमने? आरंग, मल्हार, खैरागढ़। ठीक है, गुरुकुल प्रथा थी, स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़, प्रशासनिक भाषा संस्कृत और दरबार की भाषा संस्कृत और प्राकृत दोनों था। और प्राकृत के जो मुख्य कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो ब्राह्मण और कायस्थ ही थे ज्यादातर, है ना। प्रायः लिख लो यहाँ पे, प्रायः। चलो, अब देखो कुछ रचनाकार देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखना है गोपाल मिश्र। ठीक है, पहला देखते हैं, गोपाल मिश्र देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली कौन सी रचना देखा था हमने? खूब तमाशा। ठीक है ना। गोपाल मिश्र किसके दरबार में कवि थे? कल्याण साय, जहांगीर के समय वाला कल्याण साय। ठीक है, जो गोपल्ला गीत, समझ गए? यही है गोपल्ला गीत, इन्हीं का था, गोपाल मिश्र का। ठीक है, तो पहला जो इनका साहित्य देख रहे हैं क्या है? खूब तमाशा। वो जितना भी दृश्य था ना, उस समय जितनी भी घटनाएं थी, उनको ही आधार बना के उनको एक छवि प्रदान करते हुए इन्होंने एक रचना करी, है ना। उसका नाम दिया खूब तमाशा, क्योंकि तमाशा ही तो हो रहा था वहां पे। ठीक है, तो पहला जो मिलता है खूब तमाशा। ठीक है, दूसरा है सुदामा चरित। सुदामा चरित, है ना। अश्वमेध, में ध है, धन वाला, अश्वमेध, जैमिनी। ठीक है, खूब तमाशा, सुदामा चरित, चरित्र नहीं लिखना, चरित लिखना, है ना। सुदामा चरित, अश्वमेध, जैमिनी। ठीक है, और एक चीज है राम प्रताप। राम प्रताप। अब ये राम प्रताप जहां पे लिखे हो, वहां पे ब्रैकेट में लिखना अधूरा। क्या लिखोगे? अधूरा। क्यों लिखोगे ये बताऊंगा मैं। ठीक है, राम प्रताप अधूरा। और देखो, मैंने नामकरण के समय आपको बताया था, ये जो खूब तमाशा है, यहीं पे सर्वप्रथम इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया था। सर्वप्रथम इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने कहा था। इस क्षेत्र का उल्लेख छत्तीसगढ़ करके सर्वप्रथम गोपाल मिश्र की खूब तमाशा में हुआ था। तो गोपाल मिश्र की 5 रचनाएं, खूब तमाशा, सुदामा चरित, अश्वमेध, जैमिनी और राम प्रताप, जो कि अधूरा है। ठीक है, चलो दूसरा देखना है। यहाँ पे जो दूसरा नाम है, गोपाल मिश्र के बाद क्या है? गोपाल मिश्र के बाद आप लिखना बाबू रेवाराम। बाबू रेवा राम। बाबू रेवा राम की पहली और सबसे विशेष जो रचना है वो क्या है? मैंने बताया था क्या है, जब कल मैंने बताया था कायस्थों के बारे में, है ना। तो बाबू रेवा राम की जो सबसे पहली और सबसे जो विशेष है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो क्या है? त्वारिख ए है वंशी। त्वारिख ए है वंशी। है मत करने लग जाना घर में बैठे बैठे, जैसे यहाँ पे बहुत बच्चे कर रहे हैं है करके। और जब पढ़ेगा तय है करके, तब करेंगे है। ठीक है वंशी। त्वारिख ए है वंशी। दूसरा है विक्रम विलास।
त्वारिख ए है वंशी, विक्रम विलास, रतनपुर का इतिहास। 3 रचना हो गई। रतनपुर का इतिहास हो गया, त्वारिख है वंशी हो गया, विक्रम विलास हो गया। ठीक है, दो रचना और लिखना, नर्मदा अष्टक, नर्मदा अष्टक, नर्मदा अष्टक एक साथ लिख लेना। और दूसरे 5वां है गीता माधव। ठीक है, बाबू रेवाराम की 5 रचनाएं हैं। त्वारिख है वंशी है, विक्रम विलास है, रतनपुर का इतिहास है, नर्मदा अष्टक है और गीता माधव है। ठीक है, 5 रचना हो गई। 5 रचना हमने किसका देखा था? गोपाल मिश्र का भी देखा था। ठीक है, अब यहां पे है देखो, पंडित शिवदत्त शास्त्री, पंडित शिवदत्त शास्त्री, पंडित शिवदत्त शास्त्री, इनकी रचना है इतिहास समुच्चय। इतिहास समुच्चय ये कलचुरी शासन का वर्णन है। केवल एक रचना। ठीक है, शिवदत्त शास्त्री की एक रचना है इतिहास समुच्चय, जिसमें कलचुरी शासन का वर्णन है। जिसमें क्या है? गुड वाली इवनिंग सर, तुमको भी गुड वाली इवनिंग। ठीक है, कल के लिए गुड वाला संडे। ठीक, पंडित शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय, एक ही रचना, उसमें क्या है? कलचुरी शासन का वर्णन है। अंत में जो देखेंगे, चौथे नंबर के रचनाकार या साहित्यकार गोपाल मिश्र के पुत्र कौन थे? गोपाल मिश्र के पुत्र कौन थे? यस, गोपाल मिश्र के पुत्र कौन थे? कौन थे बताओ? गुड वाली इवनिंग सर, बताओ। माखन मिश्र थे। पंडित ठंडी का टाइम है, बहुत ठंड है यहाँ पे। ठीक है, ठंडी लगेगी, ध्यान से रहना। पंडित माखन मिश्र गोपाल मिश्र के पुत्र हैं। ठीक है, इसमें एक चीज लिखना, ये किसके दरबार में थे? माखन मिश्र जो है वो अमर सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अमर सिंह के दरबार में। अमर सिंह कौन? ये रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक था। रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक कौन है? अमर सिंह। उनके दरबार में जो थे वो माखन मिश्र गोपाल मिश्र के पुत्र थे। ठीक है, गोपाल मिश्र के पुत्र थे। इनका एक विशेष रचना है पिंगल ग्रंथ। पिंगल ग्रंथ, पिंगल ग्रंथ इनकी एक विशेष रचना है। क्या है? पिंगल ग्रंथ। और एक चीज, जो ये राम प्रताप था ना, राम प्रताप किसकी रचना थी और अधूरी थी? वो इनके पिता की, गोपाल मिश्र की जो रचना थी राम प्रताप, इन्होंने क्या की? इसको पूर्ण किया। इन्होंने क्या किया? पूर्ण किया। ठीक है, अब यहां पे देखो, हो गया। कलचुरी वंश में शिक्षा एवं साहित्य देख लिए थे। उसी में यहाँ पे जो रचनाकार देखे हमने, है ना, पहला गोपाल मिश्र, दूसरा बाबू रेवाराम। सभी वीडियो लाइक कीजिए। हाँ हाँ, सभी वीडियो लाइक कीजिए, है ना। देखते बस हो, लाइक भी किया करो, है ना। व्यूज दिखाता है, उसमें लाइक भी किया करो। ठीक है, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो। ठीक, दूसरे के मोबाइल से भी लाइक कर दो, पकड़ के सब्सक्राइब कर दो, जहां पे भी मिलता है छीन छीन के करना। तो गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम, पंडित शिवदत्त शास्त्री और गोपाल मिश्र के पुत्र माखन मिश्र। ठीक है, और माखन मिश्र ने क्या किया था? जो है राम प्रताप, जो गोपाल मिश्र ने अधूरा किया था, उसको राम प्रताप ने पूर्ण किया। मैं भी यहाँ पे अपना पूर्ण करता हूँ। कलचुरी शासन यहाँ पे पूर्ण हो गया। ठीक, अच्छा, जीनल मैम ने
आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था, ठीक है, जो बोर्ड देख के लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ के एक बार और विनती है, प्लीज़ बता दो कितने लोग हैं, है ना, और आपको क्या असुविधा हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लास को और भी अच्छे से बनाएंगे, जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करके क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, जो भी आपको परेशानी हो रही होगी। तो प्लीज़ मैसेज कर देना कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलचुरी वंश राजवंश पूरा समाप्त होता है, जो कि सबसे बड़ा, इतना बड़ा पोर्शन अभी कभी नहीं आने वाला, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना, बार बार देख के पढ़ना और नोट्स बना ही लेना, क्योंकि नोट्स अपने वर्ड्स में नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत होएगा, ठीक है। एक चीज जो है आप लोग के लिए होमवर्क है ना, नेक्स्ट क्लास जब होगी वेंसडे को, तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है, जो कलचुरी शासन है उसका जो पतन हुआ, कलचुरी शासन का जो पतन हुआ उसके कारण बताने हैं आपको, ठीक है। कलचुरी शासन का जो अंत है उसके पतन का कारण बताना है। कोई गूगल करके नहीं भेजना, गूगल करके भेजोगे मेरे को पता चल जाएगा, मैंने जो पढ़ाया है वहीं से आप बताओगे, सुन के ऑडियो को, वीडियो को, ठीक है। अपने से बताना, कोई एक लाइन भी बता रहा है चलेगा, व्हाट्सएप करना, ग्रुप में करना, पर्सनल करना, जैसा भी है, लेकिन सुन के करना, नेट से निकाल के कोई नहीं करेगा, ठीक है। और जो नेट से निकाल के करेगा ना, उसका नाम यहाँ पे क्लास में बोलूँगा और ग्रुप में भी डालूंगा, ठीक है। पहली बार क्लास अटेंड कर रहा न्यू मेंबर साहिल खूटे, बेटा ग्रुप में हो ना, अगर ग्रुप में नहीं हो तो मेरे को या फिर किसी को भी मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहाँ पे पूरे क्लास का लिंक है, ठीक है। आप जिस दिन का लिंक आपको चाहिए उस दिन में जाके उस लिंक को देख सकते हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, फिर चैनल को अपन ओपन कर देंगे, तो आप किसी भी दिन का उस चैप्टर, उस टॉपिक को जाके उस दिन की वीडियो जिस भी क्लास की रहेगी आपको देखने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप करना या कि कहीं पे भी मैसेज करना, है ना। नेक्स्ट क्लास अहमद सर की है, कोई कहीं नहीं जाएगा, आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आंसर है आप लोग मेरे को भेजोगे कलचुरी शासन वाला, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।